अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्कोप ट्राइएंगल को। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शार्ट के अंदर तो अमूमन ये आता ही आता है, लेकिन लास्ट टाइम जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी जो है वो पेपर में आ गया था। 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था इससे। तो वैसे तकरीबन सारे लोग इसको जो है वो एज शार्ट ही करके जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको जो है ना एज लॉन्ग करेंगे कि अगर ये लॉन्ग में आ जाए तो तब इसमें हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। अब ये जो स्कोप ट्राइएंगल है इसको हम ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट भी बोल सकते हैं, आइडल ट्राइएंगल भी इसको नाम देते हैं, यूनिवर्सल कॉन्स्ट्रेंट्स का भी नाम इसको देते हैं, गोल्डन ट्राइएंगल या की कॉन्स्ट्रेंट्स। ये सारे के सारे जो है ना ये नाम जो है ना इसी टॉपिक के अंडर ही आएंगे, इसी के डिफरेंट नाम है। तो हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट होगा ना तो उसके अंदर तीन यूनिवर्सल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो हमें हमेशा फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला है टाइम, दूसरे नंबर पे है हमारे पास कास्ट, और तीसरे नंबर पे है हमारे पास स्कोप। तो ये तीन तरह के कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो हमारे हर एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होंगे। अब सबसे पहले तो ये कि टाइम क्या है। अब यहाँ पे हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि बेसिकली यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर टाइम क्या है, हम टाइम को एज कॉन्स्ट्रेंट देखेंगे। अ टाइम कॉन्स्ट्रेंट इज एनी फैक्टर, कोई भी ऐसा फैक्टर या इशू दैट चेंज और इम्पैक्ट ओरिजिनल टाइम फ्रेम ऑफ द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट से मुराद ये नहीं कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है तो ये हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है। ये कोई भी फैक्टर हो सकता है या कोई भी इशू हो सकता है जिससे हमारा जो प्रोजेक्ट का ओरिजिनल टाइम फ्रेम है ना वो इफेक्ट होगा। अब ये जो टाइम कंस्ट्रेंट है ये हमारे पास सिंपली डेडलाइंस भी हो सकती हैं, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एज लेबर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट्स रिक्वायर मोर देन जस्ट हिटिंग टारगेट डेडलाइंस, ये डेडलाइन से हटके और भी चीजें इसके अंदर वो जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है ना अगर जो आपका एस प्रोग्रामर है यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे अच्छा प्रोग्रामर है वो छुट्टी पे है, तो जो प्रोजेक्ट है जाहिर सी बात है उसके ऊपर जो टाइम कंस्ट्रेंट है वो एक बढ़ जाएगा कि प्रोग्रामर छुट्टी पे है तो फिर भी हमें ये इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करना ही करना है। तो ये क्या है, एक एक्स्ट्रा से एक कंस्ट्रेंट आ गया कि आपका एस प्रोग्रामर भी छुट्टी पे है फिर भी आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही करना है। फिर उसके बाद है कास्ट। Cost constraints are easy to identify as they deal with the cash money। अब वो कह रहे हैं कि जो कास्ट constraints होते हैं वो इजी टू आइडेंटिफाई होते हैं क्योंकि वो कैश मनी के साथ जो है ना वो डील करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो ऑलवेज कैश के साथ ही जो है ना वो डील करें। लेकिन आपको आइडिया आ गया होगा कि वहां पे जो है ना कैश या मनी किसी ना किसी फॉर्म के अंदर इन्वॉल्व होगी। और इसके अंदर यूजली हमारे पास वो फंड्स होते हैं जिन फंड्स को यूज करके हमने अपने प्रोजेक्ट जो है ना उसको कंप्लीट करना होगा। तो उन फंड्स के अंदर ही रहते हुए हमने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। ये हमारे पास क्या है, ये कॉन्स्ट्रेंट है कॉस्ट का। योर कॉस्ट इंक्लूड कंप्यूटर्स, लैंग्वेजेस टू कोड इन एंड एनीथिंग एल्स यू नीड टू बाय इन ऑर्डर टू गेट द जॉब डन। आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हर वो चीज जो आपको बाय करनी पड़ेगी वो आपकी कॉस्ट होगी, चाहे उसके अंदर कंप्यूटर्स आ जाए, लैंग्वेजेस आ जाए जिनके अंदर आपने कोड करना है, या फिर आप कोई आईडी बाय कर रहे हो स्पेसिफिक, या कोई भी चीज जो आप बाय कर रहे हो वो आपकी सारी की सारी चीजें क्या है, वो कास्ट है। फिर यहाँ पे उसने एक और चीज लिखी है, प्रोजेक्ट्स ऑलवेज कास्ट समबडी समथिंग, कि वो कुछ ना कुछ लाजमी उनकी कास्ट होती है। देयर इज नो फ्री लंच। अगर इवन आपको कोई फ्री लंच मिल भी रहा है ना तो कोई और उसके लिए पे कर रहा होगा। तो यहाँ पे कोई भी फ्री लंच नहीं होता, किसी ना किसी को उसकी कास्ट पड़ रही होती है। बेशक आप कोई काम फ्री में कर भी रहे हो ना, तो जो आपने फ्री में किया हो सकता है किसी और वे से किसी और से जो है ना उसकी कास्ट जो है वो कट गई हो। फिर उसके बाद उसने एक और पॉइंट भी इसमें बताया कि जो हिडन कास्ट होती है ना उनको भी आप लाजमी इंक्लूड करो। जो लेबर्स के लिए, रिसोर्सेज के लिए, इवन पिज्जा पार्टीज चल जाती हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, ट्रेनिंग्स होंगी और उसके अलावा और भी। बुक वाला थोड़ा सा फनी आदमी है तो उसने इवन बीच में ब्राइब्स भी लिखा है, हो सकता है आपको कहीं पर रिश्वत भी देनी पड़े। लास्ट वन है स्कोप। अब स्कोप में हमारे पास क्या होगा, स्कोप रिप्रेजेंट करता है उस वर्क को जो रिक्वायर्ड होगा टू डिलीवर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को डिलीवर करने के लिए जो भी वर्क रिक्वायर्ड होगा ना वो हमारा क्या होगा, वो स्कोप होगा। अब स्कोप के अंदर हमारे पास जो है ना दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रोडक्ट स्कोप है और एक प्रोजेक्ट स्कोप है। प्रोडक्ट स्कोप जो है ना वो डिफाइन करता है और डिस्क्राइब करता है लिस्ट और कैटेगरीज को ऑफ ऑल द फीचर्स एंड कंपोनेंट्स दैट द फिनिश्ड डिलीवरेबल विल हैव। जो भी एक हमारा डिलीवरेबल होगा उसके जितने भी फीचर्स और कंपोनेंट्स होंगे
अगर हम उसकी लिस्ट बना के उनको डिस्क्राइब करें तो वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट स्कोप होगा। और जो प्रोजेक्ट स्कोप होगा ना, ये वो वर्क होगा जो हमें रिक्वायर्ड होगा इस प्रोडक्ट स्कोप को अचीव करने के लिए। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट स्कोप है वो फोकस करता है हमारे वर्क, प्रोग्रेस और एक्टिविटीज के ऊपर टू अचीव द प्रोडक्ट स्कोप। इस प्रोडक्ट स्कोप के अंदर जो भी हमने फीचर्स, कंपोनेंट्स, चीजें डिफाइन की होंगी, उनको अचीव करने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड होगा वो हमारा क्या होगा, वो वर्क होगा प्रोजेक्ट स्कोप होगा। अब हम देखते हैं स्कोप ट्राइंगल को। अगर हम एक ट्राइंगल बनाए, इस ट्राइंगल की 3 साइड्स होंगी। ये नीचे वाली साइड को हम नाम दे देते हैं स्कोप का, इसको हम नाम देते हैं कास्ट और इसको हम नाम दे देते हैं टाइम का। अगर हम ये अपना जो डिफाइंड स्कोप है हमारा, इस डिफाइंड स्कोप जो कि इस पॉइंट से लेकर यहां तक है, इस डिफाइंड स्कोप को हम डिफाइंड टाइम और डिफाइंड कास्ट के अंदर हम अचीव कर लेते हैं ना, तो हमारे पास एक क्वालिटी प्रोडक्ट बन के आएगी। क्वालिटी प्रोडक्ट जो है ना, यहाँ पे हमारे उससे मुराद यही होगी कि अगर हम जो हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर लेते हैं विद इन रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम एंड कॉस्ट, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट क्या बन के आई है, क्वालिटी प्रोडक्ट बन के आई है। अब अगर हम इस स्कोप के अंदर कोई चेंजेस करते हैं ना, तो वो स्कोप के अंदर जो चेंजेस होंगे वो टाइम और कॉस्ट दोनों को इफेक्ट करेंगे। Adding a component increases the scope and to balance the triangle we must increase the time or cost or both। अब इससे क्या मुराद है, आप सपोज करो ना कि पहले हमारे पास जो है ना यहां से लेकर यहां तक जो है ना वो स्कोप था, ये अंदर वाली जो लाइन है ये वाली स्कोप थी, लेकिन हमने फिर बाद में जो है ना स्कोप के अंदर कुछ इंक्रीज किया, तो हमारी स्कोप की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है। अब इस स्कोप की लेंथ जब इंक्रीज हुई है ना, तो इसको ट्राइंगल को बैलेंस करने के लिए हमारा जो टाइम और कास्ट वाली जो लाइन है वो भी इंक्रीज हो गई है। तो अगर हमारे स्कोप के अंदर चेंज आएगा तो उससे टाइम और कास्ट के अंदर भी चेंज आएगा। अब इसको आप एक और एंगल से भी देख सकते हो कि अगर आप टाइम को डिक्रीज करोगे ना, तो कास्ट या जो स्कोप होगा ना वो रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले सपोज कर लेना मेरे पास इतना स्कोप था और ये मेरे पास जो है ना वो टाइम और ये मेरे पास है कास्ट और ये है मेरे पास स्कोप। अब सपोज कर लेना मैं इसको जो है ना वो डिक्रीज करना चाह रहा हूँ टाइम को, तो अब अगर मैं टाइम को डिक्रीज करके इतना कर देता हूँ, इसकी लेंथ जो है वो हाफ कर देता हूँ, तो या तो फिर मुझे जो है वो अपना स्कोप जो है वो भी कम करना पड़ेगा, या फिर अगर मैं स्कोप को जो है वो कम नहीं करता तो फिर मुझे जो कास्ट है वो इंक्रीज करना पड़ेगी। जो कास्ट वाली लाइन है वो मुझे इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि ट्राइंगल जो है वो फिर से बैलेंस हो। तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे ये स्कोप, टाइम और कास्ट जो है ना ये तीनों रिलेटेड है आपस में। फिर उसके बाद है कंट्रोलिंग स्कोप क्रीप। सबसे पहले तो ये कि स्कोप क्रीप होता क्या है। जितना भी हमारे पास अनप्लैन्ड स्कोप चेंज होगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, वो स्कोप क्रीप होगा। ये कुछ लिटिल एक्स्ट्राज होते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के स्कोप को एक्सपेंड कर देते हैं विदाउट चेंजिंग द बेस लाइन फॉर टाइम एंड कॉस्ट। अब सपोज कर ले हमारा जो पहला प्रोजेक्ट का जो स्कोप था वो इतना था, जो हमारी बेस लाइन है, और इन 2 पॉइंट से हम अपनी टाइम और कॉस्ट की जो लाइन है वो हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन आपका जो स्टेक होल्डर है वो कुछ लिटिल एक्स्ट्राज की डिमांड कर देता है। अनप्लैन्ड चीज है ये, पहले यहाँ तक वो डिफाइंड था लेकिन अब उसने कुछ लिटिल एक्स्ट्राज जो है ना वो रिक्वायर किए, और वो ये कुछ ये जो डाटा आपको नजर आ रही है लिटिल एक्स्ट्राज है। अब ये जो लिटिल एक्स्ट्राज है ना हमारे पास, ये जो अनप्लैन्ड चेंजेस थे, ये स्कोप क्रीप है। अब जो हमारे पास डिफाइंड टाइम और कास्ट है वो इन पॉइंट्स के लिहाज से है, लेकिन अगर हम इन लिटिल एक्स्ट्राज को हम जो है ना वो अचीव करेंगे, तो हमें फिर जो है ना बेस लाइन यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, टाइम की भी और कास्ट की भी। तो हमारे पास टाइम और कास्ट जो है वो बेसिकली इंक्रीज होने चाहिए। तो ये जो लिटिल एक्स्ट्राज होंगे ना यहाँ पे, जो कि अचानक से बीच में आ जाते हैं, जो कि अनप्लैन्ड होते हैं, इससे टाइम भी ज्यादा लगता है और कास्ट भी ज्यादा लगती है, लेकिन वो प्लान्ड कोई नहीं होती। तो किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जरूरी है कि वो स्कोप क्रीप को जो है ना वो कंट्रोल करे, इस चीज को ना होने दे, क्यों अगर वो ये होने देगा तो उसे एक्स्ट्रा टाइम और कास्ट जो है वो लगानी पड़ेगी, जो कि ऑलरेडी जो एग्रीमेंट होगा उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगी। फिर उसके बाद लास्ट चीज है इसके अंदर क्वालिटी इन ट्राइंगल। इवन दो जो क्वालिटी है वो डायरेक्ट मेंबर नहीं है इस ट्राइंगल का, लेकिन क्वालिटी जो है ना वो फोर्थ डायमेंशन इसके सेंटर में हम कंसिडर कर सकते हैं। मेंटेनिंग क्वालिटी डिपेंड्स ऑन इफेक्टिवली बैलेंसिंग टाइम, कास्ट एंड स्कोप। अगर आप इफेक्टिवली टाइम, कास्ट और स्कोप को बैलेंस करते हो ना,
तो जो आपकी क्वालिटी होगी वो भी मेंटेन रहेगी। कंप्रोमाइज ऑन वन ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स नेगेटिवली अफेक्ट्स क्वालिटी। अगर आप इनमें से किसी एक भी कंपोनेंट को जो है वो पे कंप्रोमाइज करोगे तो आपकी जो क्वालिटी है उसको इफेक्ट होगा। अब जैसे ये स्कोप क्रीप जो है ना वो एंटर करने से अगर आपकी टाइम और कास्ट जो है ना वो नहीं आपने चेंज किया तो आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सिग्निफिकेंटली डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसको जो रिक्वायर्ड टाइम है वो ये वाला है और उसकी जो रिक्वायर्ड कास्ट है वो भी ये है, तो उसको ये दोनों रिक्वायर्ड टाइम और कास्ट नहीं मिले तो जाहिर सी बात है जब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को रिक्वायर्ड कास्ट और टाइम नहीं दिए जाएंगे तो उसकी क्वालिटी के ऊपर असर पड़ेगा। आई होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें।